नमस्कार। कल मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको चुनाव जीतना आता है और हारे हुए चुनाव में भी सरकार बनाना आता है, चुनी हुई सरकारें गिराना आता है। क्या तरीके हैं उनके पास, संस्था कैसी है, कैसे वो पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस काम पे लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ उनके सरकारें ना भी चुनी गई हों वहाँ भी वो बना लें, ठीक है ना। लेकिन सरकारें बनाना तो आता है, सरकारें चलाना नहीं आता। तो एक बहुत ही सीनियर है, बहुत ही सीनियर बीजेपी के नेता हैं। वो इतने सीनियर हैं कि जो इंटरनल ग्रुप है बीजेपी का, जो प्लानिंग करता है, उसके सदस्य हैं। तो उनका फ़ोन आया मुझे, तो बोले आप इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मतलब सरकार बनाना आता है, चलाना नहीं आता, तो आप बताइए ना हम कैसे चलाएं। तो मेरा दिल तो किया कि मैं कोई अच्छी सी चुनिंदा भारी भरकम सी गाली निकालूं, लेकिन मेरी शालीनता में नहीं है, मेरे संस्कारों में नहीं है। मैंने सिर्फ उनको इतना कहा, मैंने कहा आप नाकारा और निकम्मे साबित हुए हैं। क्या ये मेरा काम है कि मैं आपको सलाह दूं कि सरकार कैसे चलाएं? मैंने तो कभी सरकार चलाई नहीं, ना मुझे तजुर्बा है। सरकारी मशीनरी कैसे चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सरकारी कामकाज कैसे होता है, ये क्या मजाक है कि अच्छा फिर आप ही बताइए सरकार कैसे चलाएं। अगर मुझे ही चलानी होती तो मैं मीडिया में क्यों आता? मैं भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला जाता। आपको हमने रखा क्यों है? हज़ारों करोड़ रुपए साल, हर साल हज़ारों करोड़ रुपए सरकारी मशीनरी पर खर्च होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक, जिसमें सरकारी नौकर भी शामिल हैं, जिसमें नेता भी शामिल हैं, प्रधान सेवक से लेकर नीचे तक। किस लिए रखा है आपको? सरकार चलाने के लिए रखा है। तो आप हमसे मत कहिए कि अच्छा आप ही बताइए सरकार कैसे चलाए, क्या करें। अरे मेरा काम आपको आईना दिखाना है जो मैं बखूबी कर रहा हूँ। आप अपना काम कीजिए, अगर आता हो तो हम मानते हैं, नहीं आता। बनाना आता है सरकार, सरकार चलाना नहीं आता। ताज़ा रिपोर्ट देख लीजिए, 2 लाख की फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं कोविड के मरीज़ों के। 2 लाख पिछले 24 घंटे में, ये सरकारी फिगर है। 2,07,39 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। टोटल केसेस जो हमारे हो चुके हैं 1,40,74,74,000, 1,40,74,000। पिछले साल 5,000 केसेस हुए थे, 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस दफ़े लॉकडाउन का कोई सोच नहीं रहा। क्यों? हमारी जो वित्त मंत्री है उनका कहना है कि उससे इकोनॉमी पर असर पड़ता है। पिछले साल नहीं पड़ा था, ये बात पिछले साल समझ में नहीं आई थी। फिर आप हमसे कहते हैं कि आप चलाओ सरकार, बताओ कैसे। आपको रखा क्यों गया है वहाँ पर? इसीलिए रखा गया कि आप कुशलता से सरकार चला पाए। बहरहाल 1,73,123 लोग मरे हैं। ये किसका खून है? किसके मत्थे लगेगा? किसके हाथों पर है ये खून? जनता की लापरवाही है, वो भी हम जानते हैं। लेकिन दरवाज़े खोल देना सरकारी रजामंदी से कुंभ के, दरवाज़े खोल देना सरकारी रजामंदी से चुनाव की रैलियों के, ये तो एक तरह से मतलब मौत को बुलावा देना है। मतलब एक जैसे होता है ना, नेशनल लेवल पर एक मैसेकर हो रहा हो, कत्लेआम को बुलावा देना है। बहरहाल कुल जो वैक्सीनेशन हुई है 11,44,00,000 हुई हैं अभी तक। और एक जापानी है asia.nikkei.com, रूपा सुब्रमण्या ने उसमें कुछ लिखा है कि किस तरह भारत के पास एक मौका था जो मौका गंवा दिया गया। अभी फरवरी तक, आपको याद होगा, हम ये बातें कर रहे थे कि किस तरह भारत निकल आया कोविड से। फरवरी तक, अभी तो अप्रैल का मिडल है, बीच है। मतलब 2 महीने पहले तक ये बात हो रही थी कि भारत निकल आया है कोविड से। एक आयुष्मान मिनिस्ट्री बना रखी है, उसके कोई चीफ है, वो कहते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग है, ये तो अपने आप ही ख़त्म होता जाता है। पिछले साल 13 मार्च को तो हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही थी ये कोई राष्ट्रीय महामारी है ही नहीं, नेशनल हेल्थ इशू है ही नहीं, जबकि उससे पहले ही WHO इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर चुका था। ये इनका नकारापन, ये इनकी सरकार चलाने की काबिलियत है। बहरहाल दरअसल गलती ये हुई कि भारत ने ना पूरी तरह से अपनी जो डिपेंडेंस कह लें, निर्भरता कह लें, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर डाल दी, एस्ट्राजेनेका नाम की मेडिसिन पर, और भारत बायोटेक, ठीक है।
उस पर डाल दी जो ICMR के साथ बननी है, जिसके 3rd ट्रायल के रिजल्ट्स बहुत देर से आए। तो बहुत देर तक ट्रायल होते रहे। इस वक्त पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर ही इतना भारी शक है, संदेह है। आप उत्सव मनाते रहिए, लोग मरते जा रहे हैं। शमशानों में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, एम्बुलेंसेस नहीं मिल रही है लोगों को, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, और आप टीके का उत्सव मनाते रहिए। क्या बात है, क्या बात है। अब जाकर आपने अब इजाज़त दी है कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनकी वैक्सीन मंगाई जाए, जबकि मौका था। आप देश की ज़रूरतें पहले पूरी कर सकते थे। इसमें मैं आपको छोटा सा बता दूं, ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, ये आधार पूना वाला जो है, इनके दरअसल पहले घोड़े के फार्म होते थे। इसके पिताजी मेरे दोस्त है, सारस पूना वाला। दोस्त माने जान पहचान है। तो मैं इनके फार्म वगैरह पे गया हूँ, देखा मैंने सब कुछ वहाँ पे। तो इनका काम सीधा साधा, ये प्राइवेट कंपनी है, सरकार से इन्होंने कुछ नहीं लिया, मार्केट से रेज़ नहीं किया, इनके विदेशी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिजनेसमैन है, इनका काम बेचना है। तो सबसे ज़्यादा एक तो गलती ये हुई कि उस पर ही डिपेंडेंस दिखा दी। जो कोविशील्ड नाम की जो टीका था वो हमारे अपने इस्तेमाल के लिए बना था, उसमें साथ में ये भी था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, विकासशील देश, उनको भी बेचा जाएगा। और कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, कोवैक्स नाम की एक सुविधा है, एक संस्था कह लीजिए, उसमें भी हमारी कमिटमेंट है। एक कंसोर्शियम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हमारी कमिटमेंट है कि सब मुल्कों को इक्वल बराबरी का वो बंटवारा मिले। लेकिन हमारी सरकार बीच में आई, कुछ मुल्कों को उसने फैसिलिटेट करवाया, मुफ्त में किसी को नहीं गया। सीरम इंस्टीट्यूट वाले मुफ्त में वैक्सीन नहीं बांट रहे हैं, वो बेच रहे हैं। दूसरी बात, सीरम इंस्टीट्यूट ने उस वक्त कहा था कि 1000 रुपया लेंगे वो हर एक वैक्सीन का प्राइवेट के लिए, और सरकार से 250 लेंगे। सरकार ने इनकी अब बाजू मरोड़ कर नेगोशिएट कर 150 पर ले आए थे वो। तो क्या वो प्रॉफिट काफ़ी था जो सीरम इंस्टीट्यूट री इन्वेस्ट करता और ज़्यादा वैक्सीन बनाने में? ये भी मालूम नहीं है। बहरहाल इस वक्त हालत ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 3000 करोड़ रुपए मांगे हैं सरकार से, कि सरकार 3000 करोड़ रुपया दे ताकि वो अपनी वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है उसको वो आगे बढ़ा सकें। ये मैनेजमेंट है, ये सरकार है। 1 साल के तजुर्बे के बावजूद एक बार फिर, जैसे इमरजेंसी नहीं है, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है, अनडिक्लेयर्ड है, वैसे ही लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जगह जगह पे, छोटी छोटी जगह पे कंटेनमेंट जोन्स में, दिल्ली में जैसे अब 3 दिन का कर्फ्यू है, लॉकडाउन हुआ ना, अगले हफ्ते भी हो सकता है और जगह पर भी हो सकता है। बजाय इसके कि राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा दिया जाए, जैसे पिछली दफ़े किया था 4 घंटे के नोटिस पे, जगह जगह पे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर लॉकडाउन या कर्फ्यू जो मर्ज़ी कीजिए वो किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार चलाना आता है? ये जो सेकेंड वेव आई है, क्या इसको हम संभाल पाएंगे? कैसे लड़ पाएंगे? कैसे बच पाएंगे? रोज़ ज़्यादातर लोगों को खबरें मिलती हैं कि अपना कोई ना कोई जान पहचान वाला चला गया कोविड की वजह से। ये हकीकत है। रोज़ की तरह आज के शो का समापन एक कविता से। कविता है साहिर लुधियानवी की। ये नाम बहुत ही जाना पहचाना है और एक कविता भी बहुत जानी पहचानी है, लेकिन ये वक्त वक्त पर बताती है कि कविता कितनी प्रासंगिक है, कितनी रेलेवेंट है, कितनी मौजू है। एक शब्द होता है रहबर, जो आपकी रक्षा करे, हिफाजत करे, जो आपको ख़तरों से बचाए, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाए। रहबर। किस ज़माने में राजे रजवाड़े नवाब वगैरह हुआ करते थे, कोई दयालु निकल आया तो वो अच्छा काम कर देता था, वरना अय्याशी और आपस में लड़ते मरते रहना, अपने ही जो क्षेत्र हैं, इलाके, उसको बढ़ाना घटाना, इसी में लगे रहते थे। अकाल पड़ जाए या सूखा हो जाए तो अपना ही महल लंबा बनवाना शुरू कर देते थे और बढ़वाना शुरू कर देते थे, तालाब खुदवा देते थे ताकि लोगों को फूड फॉर वर्क, काम मिल जाए और उनकी प्रॉपर्टी बन जाए।
लेकिन फिर वक्त ने पलटा खाया, सन 47 के बाद रहबर हम बने और हमने अपने मैनेजर चुने, सेवक चुने, सर्विस प्रोवाइडर चुने कि ये हमारी सेवा करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। तो जो मौजूदा रहबर मुल्क व कौम हैं, हमारे मुल्क और कौम के जो मौजूदा रहबर हैं, मेरा सीधा साधा इशारा तो क्या कहें, मैं बात कर रहा हूँ प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, सरकार का मतलब ये दो हैं। इनके लिए कविता पढ़ रहा हूँ मैं। कविता का शीर्षक है ये किसका लहू है। अब लहू जहाँ भी बहा हो, चाहे वो किसानों 350 से ज़्यादा किसान जो मर गए हैं, जो ज़िंदा नहीं हैं, उनका लहू हो, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स का लहू हो जहाँ जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो कोविड वालों का लहू हो, जितनी बड़ी तादाद में कोविड में लोग मर रहे हैं, तो ये किसका लहू है। कविता कहती है, ए रहबरे मुल्को कौम ज़रा, ए रहबरे मुल्को कौम ज़रा, आंखें तो उठा नजरें तो मिला। ए रहबरे मुल्को कौम ज़रा, आंखें तो उठा नजरें तो मिला। कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। ये कोई बीजेपी का कार्यकर्ता था या लेफ्ट का कार्यकर्ता था या कोई किसान था या कोई कोविड का मरीज़ था या ये भारतीय था, क्योंकि इंतज़ाम ठीक नहीं किए गए। तो ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्को कौम ज़रा, आंखें तो उठा नजरें तो मिला। कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके, तुम लोग जिन्हें अपना न सके, वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। क्यों कौमो वतन की जय गाकर मरते हुए राही गुंडे थे। किसी को खालिस्तानी कह दो, किसी को आतंकवादी कह दो, हाँ, किसी को मुफ्तखोर कह दो, किसी को लिब्रांडू कह दो, किसी को कुछ कह दो, गुंडे कह दो। किस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल होता है। क्यों कौम वतन की जय गाकर मरते हुए राही गुंडे थे, जो देश का परचम लेके उठे, देश का झंडा लेके उठे, तिरंगा, जो देश का परचम लेके उठे, वो शोख सिपाही गुंडे थे। जो बारे गुलामी सह न सके, बारे गुलामी का मतलब गुलामी का बोझ, चाहे वो रूहों की गुलामी हो, दिमागी गुलामी हो या वैसे गुलामी हो, जो बारे गुलामी सह न सके, वो मुजरिम शाही गुंडे थे। मुजरिम शाही माने शाही अपराधी, जिन पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए जाते हैं। जो बारे गुलामी सह न सके, वो मुजरिम शाही गुंडे थे। ये किसका लहू है, कौन मरा। रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। हम ठान चुके हैं अब जी में, हम ठान चुके हैं अब जी में, हर जालिम से टकराएंगे। हम ठान चुके हैं अब जी में, हर जालिम से टकराएंगे। तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम मंजिल आज़ादी की कसम हर मंजिल पर दोहराएंगे। मंजिल आज़ादी की कसम हर मंजिल पर दोहराएंगे। ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। वैसे ये लिखी थी इन्होंने सन 46 में, जब नेवी की बगावत हुई थी बॉम्बे में। एक बहुत बढ़िया किताब भी आ रही है उस पर, प्रमोद कपूर की, ज़रूर पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि जिसका भी लहू इस वक्त भी बह रहा है, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। रहबर तो हम हैं, मालिक हम हैं, सर्विस प्रोवाइडर तुम हो, सेवक तुम हो। हम जवाब मांग रहे हैं। जिसका भी लहू बह रहा है और अभी बहेगा, कोविड और ख़तरनाक होने जा रहा है, दवाइयाँ हैं नहीं। जहाँ जहाँ से भी कुंभ से लोग जब वापस अपने अपने घरों को लौटेंगे, रैलियों से वापस अपने अपने घरों को जा रहे हैं, हाँ, वो भी साथ अपने लेकर जाएंगे। और लोगों की भी मौत होगी, हम नहीं चाहते ना हो, बिल्कुल ना हो। लेकिन ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। नमस्ते।
जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।